एक बार की बात है, शहर से दूर एक गांव में जहाँ गलियां खुशबू से भरी रहती थी, वहाँ एक समोसे वाला रहता था जिसका नाम था झिमरू। झिमरू के समोसे बहुत मशहूर थे। गर्मा गर्म क्रिस्पी परत वाले, अंदर आलू और मसालों का लाजवाब मिश्रण और साथ में तीखी हरी चटनी और मीठी लाल चटनी। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। पर एक दिन झिमरू के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह बेरोजगार हो गया। जहाँ उसके सबसे ज़्यादा समोसे बनते थे, वहाँ उसके घर अब एक भी समोसा नहीं बनता और वह सबसे अच्छे समोसे वाले से सबसे बुरा समोसे वाला बन गया। फिर झिमरू की एक ऐसी कहानी छपी जिससे उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आया कि वह उसे सोच भी नहीं सकता था। यह जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। झमरू की दुकान पर कभी ग्राहकों की भीड़ टूटती ही नहीं थी। सुबह से शाम तक झमरू कढ़ाई में समोसे तलता रहता और उसकी तिजोरी में पैसे खनकते रहते। झमरू के समोसे सिर्फ स्वाद में ही लाजवाब नहीं थे, बल्कि उनकी कीमत भी वाजिब थी। एक समोसा सिर्फ 10 रुपए का। लोग दूर दूर से झमरू की दुकान पर समोसे खाने के लिए आया करते थे। झमरू एक मेहनती और साधारण आदमी था। वह सुबह जल्दी उठता, मंडियों से ताज़ी सामग्री खरीदता और अपने हाथों से समोसों को तैयार करता। उसकी पत्नी राधिका भी उसका हाथ बटाती। वो दोनों मिलकर खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन समय के साथ झमरू के जीवन में ऐसा बदलाव आया कि जिसकी उसने कल्पना ही नहीं की थी। एक बार गांव में एक और समोसे वाला आता है, कमरू। कमरू जो था झमरू से बहुत ज़्यादा चालाक था। कमरू ने भी गांव में समोसे बेचने शुरू किए, पर कोई भी कमरू की दुकान पर नहीं जाता। एक आधा कोई जिसे झमरू के विषय में ना पता हो, वही कमरू की दुकान पर जाता। कमरू को इस बात से बहुत जलन होती थी। कमरू सोचता कि ऐसा क्या है झमरू के समोसे में जो मेरे समोसों में नहीं है, और वह यह भी सोचता कि मैं भी तो उसी रेट पर बेच रहा हूँ, फिर भी लोग झमरू की दुकान पर क्यों जाते हैं। वो एक दिन यही बात सोचते हुए घर आता है और घर आकर वह एक शैतानी दिमाग से आइडिया सोचता है। वह सस्ता पनीर बाजार से लेकर आता है और उस सस्ते पनीर के साथ समोसों को तैयार करता है और उन पनीर के छोटे छोटे पीस काटकर उन समोसों को बना देता है पनीर समोसा, और जोर से चिल्लाता है, ए भैया पनीर समोसे वाले, एक बार आओगे बार बार खाओगे, हमको भूल नहीं पाओगे और हमको ही सपने में पाओगे। ए भैया पनीर समोसे वाले। अब क्या था, लोग झमरू की दुकान छोड़कर कमरू की दुकान पर जाने लगे। उन लोगों को लगा कि सेम रेट में हमें पनीर समोसा मिल रहा है तो हम आलू समोसा क्यों खाएं। पर उन लोगों को यह नहीं पता था कि कमरू बाजार से सस्ती पनीर लेकर आता है और उनके समोसे तैयार करता है। अब क्या था, झमरू की दुकान पर कोई भी नहीं जाता। झमरू बेचारा अकेला अपनी दुकान पर समोसों को तलता रहता और वह भी समोसे बेचने की बहुत प्रयास करता। वह भी कमरू की तरह जोर से चिल्लाता, समोसे हैं गरम गरम, खाने में ये नरम नरम। ए भैया आलू समोसे वाले। पर अब कोई भी झमरू की दुकान पर नहीं आता था। अब क्या था, बेचारा झमरू पहले जो एक ठेला लगाया करता था, अब वह गली गली समोसे बेचने को भी मजबूर हो गया। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वह गांव में समोसे की रेहड़ी लेकर समोसे बेचने निकल पड़ा और वह समोसे बेचने का दिन भर पूरा प्रयास करता, पर लोग अब झमरू के समोसे खाते ही नहीं थे। बस कमरू की दुकान पर सेम रेट में पनीर समोसा खाने जाते थे। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि कमरू सेम रेट पर पनीर समोसा खिलाता है और अब लोगों ने झमरू की दुकान पर जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। बस कमरू की दुकान पर पनीर समोसे को खाते और कमरू भी बहुत तेज़, वह और ज़्यादा अपनी एडवर्टाइजमेंट करता और लोगों से कहता कि मेरे समोसे का प्रोत्साहन करें। एक दिन झमरू बहुत दुखी हो जाता है और वह इस विषय में अपनी बीवी से बात करता है। मेरी इसमें क्या गलती है? मैंने अपना काम ईमानदारी के साथ करता हूँ। मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, कभी बेईमानी नहीं की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? राधिका उससे बोलती है,
कोई बात नहीं जी, आपने तो बहुत मेहनत से समोसे बनाए और बेचे। आपने कभी भी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा बिना स्वार्थ के समोसों को बेचा, और अब भी आप ऐसा ही कर रहे हैं। आप विश्वास रखिए, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आप अपनी मेहनत से हमेशा ऐसे ही कार्य को करते रहिए और कभी ईमानदारी को मत छोड़िए। झमरू ने भी मन में यह बात ठान ली कि वह कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। और एक दिन एक फूड ब्लॉगर करिश्मा गांव में आती है और वह गांव में सभी टेस्टी फूड्स को चखने के लिए जाती है। वह सबसे पहले कमरू की दुकान पर जाती है, क्योंकि अब गांव में सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और नाम कमरू के पनीर समोसों का ही था। वह कमरू की दुकान पर जाती है और एक पनीर समोसा ऑर्डर करती है। वह पनीर समोसे को टेस्ट करती है और बहुत से और लोग भी वहाँ पर पनीर समोसा खा रहे होते हैं। करिश्मा को उस समोसे में कुछ अजीब सा लगता है। अरे यार, इसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा है। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग इन इट और व्हाट। पर वह कुछ नहीं बोलती और मन ही मन सोचते हुए रोड से वापस जा रही होती है। फिर कोई उसे बताता है कि कमरू के समोसे से पहले गांव में झमरू के समोसे सबसे ज़्यादा फेमस थे। फिर वह झमरू के समोसे की दुकान पर जाती है और वहां जाकर भी समोसा ऑर्डर करती है। खैर, झमरू पनीर समोसा तो नहीं बनाता था, वह आलू समोसा ही ऑर्डर करती है और वह आलू समोसे को खाती है तो उसका टेस्ट इतना अमेजिंग लगता है उसे, जिसे वह बता भी नहीं सकती। वह झमरू को बहुत ज़्यादा थैंक्स करती है और वह टेस्ट बिल्कुल घर जैसे मसालों का टेस्ट होता है। वह अपने फूड ब्लॉग को लिखने के लिए कमरू के घर जा रही होती है और वह सोच रही होती है, यार ऐसा क्या है जो लोगों ने झमरू की दुकान पर समोसे खाने छोड़ दिए। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और उनका टेस्ट बिल्कुल घर जैसा है, और कमरू के समोसे में कुछ तो अजीब है। आई डोंट थिंक कि वो सही है, पर चलो। फिर वह जैसे ही कमरू के घर पहुंचती है, वह सुनती है कि कमरू की बीवी कमरू से कह रही है, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। आप सस्ती पनीर मिलाकर समोसों में बेच रहे हैं। यह लोगों के लिए बहुत बुरा है और ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये आप गलत कर रहे हैं। तब कमरू बहुत गुस्से में अपनी बीवी से बोलता है, तुम मुझे सलाह मत दो। मुझे पता है कि मुझे अपनी दुकान पर समोसे कैसे बेचने हैं। तुम अपने घर के काम से मतलब रखो और मुझे रोको टोको मत। और ये फालतू की बात मुझसे रोज रोज आकर मत किया करो, और यह बात दोबारा अपने मुंह से मत निकालना कि मैं सस्ती और बेकार पनीर समोसों में मिलाता हूँ। अपने काम से काम रखा करो। करिश्मा इन सभी बातों को सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर करिश्मा कमरू की दुकान पर जाती है और उसे बहुत नरम आवाज में कहती है, कमरू, ये आप गलत कर रहे हैं। आप सस्ती पनीर मिलाकर समोसों में बेच रहे हैं और आप लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तब कमरू उसे कहता है, ओ मैडम, तुम मेरी दुकान पर पनीर वाले समोसे खाने आई थी ना, खा लिए, अब चलो। और ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं अपने समोसों में सस्ती पनीर मिलाता हूँ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे ऐसे लोग। करिश्मा को बहुत गुस्सा आता है। वह बोलती है, ये कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक तो मैं आपसे सही से बात कर रही हूँ, आपने जो यह गलत किया है आपको सही करने के लिए कह रही हूँ, फिर भी आप उल्टा मुझे ही चिल्ला रहे हैं। अब आपने यह सही नहीं किया। करिश्मा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपने फूड ब्लॉग में यह लिख देती है कि कमरू सस्ती पनीर बेचकर लोगों का मूर्ख बना रहा है और उन्हें पनीर वाला समोसा कहकर घटिया पनीर खिला रहा है। और इसके बाद गांव के सभी लोग वो ब्लॉग को पढ़ते हैं और कमरू की दुकान पर आते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसके समोसे खाने बिल्कुल छोड़ देते हैं। झमरू, जो कि अपने ठेले पर अकेला खड़ा होता है, एकदम से पीछे देखता है तो बहुत से लोगों की भीड़ आ रही होती है और वह सब वही समोसे खाने वाले थे जो उसकी दुकान छोड़कर कमरू की दुकान पर गए थे। और वह लोग उसकी दुकान पर आते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके ईमानदारी को नहीं समझा। और वह लोग झमरू से आलू समोसे खरीदते हैं और खाते हैं। अब फिर से झमरू के आलू समोसे की दुकान खूब चलने लगी। तो इस तरह से गाइस झमरू की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई और वो हमेशा झिंगा लाला करता रहा। गाइस, डू लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।
रामपुर गांव, जहां सुबह मुर्गे की बांग से होती थी और शाम चौपाल पर गपशप से। उसी गांव में रहता था एक बर्गर वाला, जिसने उस गांव की किस्मत को ही बदल दिया। कुछ ऐसा किया जिससे कि गांव में लोग रिपोर्टिंग के लिए शहर से आने लगे। एक दिन गांव की कच्ची सड़क पर एक रंग बिरंगा ठेला लगा था। ठेले पर लिखा था, शहर वाला टेस्टी बर्गर, सिर्फ यहाँ। शहर का स्वाद अब गांव में। ठेले वाले का नाम था पप्पू बर्गर वाला। पप्पू जोर से बोला, आओ भाइयों आओ, ऐसा बर्गर कहीं नहीं मिलेगा, शहर से भी कम दामों पे, पर शहर जैसा स्वाद। एक बार आओगे बार बार खाओगे। गांव वाले आपस में बात करने लगे। रामू काका बोल पड़ते हैं, अरे भाई, ये बर्गर गांव में नहीं, मतलब थोड़ा अजीब सी बात है ना। ऊपर से इसका नाम देख, शहर वाला बर्गर अब गांव में। क्या लगता है, सही है क्या ये? गांव में आलू टिक्की, छोले भटूरे, चाट पापड़ी, ये सब बहुत फेमस था। बर्गर गांव में नहीं चला करता था, पर अब पप्पू ने गांव में भी बर्गर बेचना शुरू किया और फास्ट फूड का काम शुरू किया। क्या वो इस काम में सफल हो पाएगा या फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? तभी पास खड़ा रमेश रामू काका से बोलता है, काका, देखने में तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने तो आज तक नहीं खाया, क्योंकि शहर की चीज है ना, पहली बार गांव में आई है। चखने का तो बहुत दिल करता है। आओ खाने चलें क्या? तभी रामू काका रमेश से बोल पड़े, अरे नहीं बेटा, मैं तो तुमसे सिर्फ मजाक कर रहा था। ये चीजें अब मुझे कहाँ पचेंगी, जाओ तुम खाओ। पहले दिन पप्पू ने बर्गर सिर्फ 20 रुपए रेट में बेचे। पप्पू मीठी आवाज में गांव में बोलने लगा, भैया नुकसान में बेच रहा हूँ, बस प्यार चाहिए। पैसा तो कभी भी कमा सकता है इंसान, लोगों का भरोसा जीतना आना चाहिए। आओ आओ मेरे बर्गर खाओ। गांव के बच्चे बहुत खुश। अब गांव का हर बच्चा उसकी दुकान पर बर्गर खाने के लिए जाने लगा। पहले लोग शहर से सब चीज़ें लाते थे, पर अब ये गांव में ही उपलब्ध थी और गांव में लोग बहुत ज़्यादा उसकी दुकान पर जाने लगे। हर बच्चा वहीं जाता। बच्चा रोज़ यही कहता, मैं यही बर्गर खाऊंगा, मुझे यही खाना है। और गांव के लोग भी यह भरोसा करके कि ये पप्पू हमारे गांव का ही बंदा है और हमारे गांव में शहर की चीज़ लेकर आया है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और इस भरोसे के साथ पप्पू की दुकान पर बर्गर खाने के लिए जाने लगे। गांव का हर बच्चा शाम छुट्टी होते ही स्कूल से बर्गर खाने के लिए पप्पू की दुकान पर आ जाता। पर पप्पू के मन में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। वह सोचता है, पहले लोगों को आदत लगाऊंगा बर्गर खाने की, फिर दाम बढ़ा दूंगा। लोग मेरे पास ही आएंगे बर्गर खाने के लिए। मेरा स्वाद ही लोगों को सिर्फ अच्छा लगेगा और इससे मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। यही एक जरिया है जिससे मैं पैसा कमाकर गांव का सबसे अमीर बन सकता हूँ। पूरा गांव अब बर्गर का दीवाना हो गया। हर किसी को सिर्फ पप्पू बर्गर वाले के ही बर्गर अच्छे लगने लगे। एक हफ्ते बाद अब पप्पू ने अपनी दुकान का बोर्ड बदल दिया। बर्गर 50 रुपये। रामू काका पप्पू की दुकान पर आते हैं और वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पहले बर्गर 20 का और अब 50 का। वो पप्पू से बोल पड़ते हैं, अरे पप्पू, दाम कैसे बढ़ गया इस बर्गर का? ये तो 20 रुपए का हुआ करता था और स्वाद ये भी टेस्टी था। खैर स्वाद को छोड़ तू, तुमने इतना दाम बढ़ा दिया इसका 50 रुपए। अब गरीब बंदा इसे कैसे खाएगा? तभी पप्पू चालाकी से बोला, काका जी, महंगाई बढ़ गई है, तेल ब्रांड का आना पड़ता है और सब महंगा हो गया है। अब तुम सब्जियां ही देख लो, गाजर मटर 50 रुपए किलो। अब बताओ, इतनी महंगी खरीदूंगा तो कमाऊंगा कैसे? थोड़ा तो दाम बढ़ाना पड़ेगा ना। गांव वाले तभी बोल पड़ते हैं, चलो ठीक है, स्वाद तो अच्छा है, पैसे देकर स्वाद अच्छा मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्वाद ही खराब हुआ और पैसे भी देने पड़े, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। कोई नहीं पप्पू, तुम ऐसे ही बनाते रहो, बढ़िया है, अच्छा लगता है तुम्हारा बर्गर खाने में, कोई बात नहीं। पप्पू के चेहरे पर चालाक मुस्कान थी, पर अभी पप्पू ने अपनी असली गेम शुरू नहीं की थी। वो दाम ज़्यादा के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी से खेल रहा था। ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। पप्पू के चेहरे पर अब एक चालाक मुस्कान थी। वो हंसते हुए बोला, अब असली कमाई शुरू होगी। अब पप्पू ने घटिया सामग्री
इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा था। उसे सिर्फ अपना बिजनेस और पैसे से मतलब था। एक बच्चा उसकी दुकान पर बर्गर खाने के लिए आता है और बर्गर टेस्ट करते ही बोल पड़ता है, अंकल, आज बर्गर थोड़ा कड़वा है और स्वादिष्ट नहीं लग रहा रोज की तरह। तभी पप्पू उसे डांटते हुए बोलता है, जो मिल रहा है चुपचाप खा लो, ज्यादा नखरे मत करो, खाना है तो खाओ वरना जाओ यहाँ से। अब गांव में लोग बीमार पड़ने लगे थे और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत में दिक्कतें आने लगी थी। गांव में हर बच्चा उस बर्गर को खाता था और इसकी वजह से उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। गांव वालों को ऐसा लग रहा था कि ये सब पप्पू का किया धरा है, पर किसी के पास कोई सबूत नहीं। एक दिन रामू काका पप्पू की दुकान पर जाते हैं और उसे बोलते हैं, पप्पू बेटा, गांव में सब बच्चों की तबीयत खराब होने लगी है। समझ में नहीं आ रहा है उनके क्या हो रहा है। हर किसी बच्चे का पेट दख रहा है तो किसी को उल्टी हो रही है। पता नहीं क्या हो गया उन्हें एकदम से। तभी पप्पू बोल पड़ता है, रामू काका, सच बताऊं तो ये गांव वाले मेरी कमाई से जलते हैं। मैंने काम अच्छा कर लिया है ना अब, इसलिए सब लोग कह रहे हैं कि मेरे बर्गर में मिलावट है। कर पप्पू रामू काका की बात वहीं काट देता है, पर असलियत तो पप्पू जानता था। गांव के मास्टर जी एक दिन पप्पू की दुकान पर बर्गर खाने के लिए आते हैं। पप्पू की दुकान पर पहले ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उन्हें भी यह लगता है कि पप्पू सच में बहुत अच्छे बर्गर बनाता होगा। वो उससे बातें करने लगते हैं। अरे पप्पू भैया, क्या हाल चाल? मैंने सुना है तुम्हारे बर्गर गांव में बहुत फेमस हैं। लाओ एक प्लेट हमें भी दो, हम भी तुम्हारे बर्गर चख के देखें कितने स्वादिष्ट बनाते हो। पप्पू बर्गर बनाने लगता है और वो पप्पू से बातें करते रहते हैं। तभी वो देखते हैं कि पप्पू की दुकान में बहुत सा सामान एक्सपायर्ड है और तेल और अन्य चीज़ें भी नकली ब्रांड की हैं। वो इस सब चीज़ों का सबूत अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद वो सब सबूत सरपंच जी को जाकर दिखाते हैं। वो कहते हैं, सरपंच जी नमस्कार, मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ। मैं कुछ दिन पहले पप्पू की दुकान पर बर्गर खाने गया था। उसके बर्गर पूरे गांव में बहुत फेमस हैं। तो मैंने वहाँ देखा कि तेल नकली ब्रांड का था और सारी चीज़ें एक्सपायर्ड पड़ी हुई थी। मुझे तो लगता है कि इसी से ही गांव वालों की तबीयत खराब हो रही है। एक बार आप कृपया कर इसकी जांच करवाइए। क्या यही वजह से सब गांव वालों की तबीयत खराब हो रही है? तभी सरपंच जी को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने कुछ लोगों को पप्पू की दुकान पर जांच करने के लिए भेजा और वहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सपायर्ड मिली। और ये बात पप्पू ने सभी गांव वालों के सामने कबूल की कि उसने एक्सपायर्ड चीज़ों का और नकली ब्रांड की चीज़ों का इस्तेमाल किया, जिससे गांव वालों की तबीयत खराब हुई। और अब ये बात सुनकर सभी गांव वाले उससे बुरी तरह से नाराज़ थे। सरपंच जी ने उस पर जुर्माना लगाया और उसका ठेला बंद करवा दिया। अब कुछ महीनों बाद गांव में एक नया बर्गर वाला आया और वो बर्गर वाला बहुत मशहूर हुआ। कुछ महीनों के बाद पप्पू ने भी अपनी बर्गर का ठेला गांव में दोबारा शुरू किया, पर अब उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता था। अरे यार, मेरी लालच मुझे ले डूबी। अगर मैं लालच ना करता तो मैं बहुत बढ़िया पैसे कमा रहा था। सभी गांव वालों का मेरे पे विश्वास था। पता नहीं मैंने इतनी बड़ी भूल क्यों कर दी। तभी उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आता है और उसे एक ऐसा राज बताता है जो कि उसकी दुनिया बदल देता है। आखिर क्या था वो राज, ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सुबह के 7 बजे थे। गांव में धूप अभी अभी पेड़ों की पत्तियों पर चमकने लगी थी। चिड़ियों की चहचहाट और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बस नवंबर का महीना और ठंड की शुरुआत। गांव रामपुर बहुत सुंदर दिख रहा था। रवि नींद से उठते हुए बोलता है, अरे आज फिर नींबू मिर्ची दरवाजे पर गिरा हुआ है। ये रोज कौन फेंक जाता है? मैं रोज इसको सफाई करता हूँ, पर ये अगले दिन मेरे दरवाजे के ऊपर ही पड़ा रहता है। अब इसका जुगाड़ करना ही पड़ेगा। देखते हैं। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। जमीन पर काला पड़ा नींबू और सूखी मिर्च पड़ी थी, लेकिन आज उसके पास एक अजीब काले रंग का धागा भी था। रवि चौंक कर बोलता है, ये तो कल नहीं था यार। ये क्या चक्कर है? आज कुछ ज्यादा ही फैंसी तरीके से पड़ा हुआ है। उसी वक्त उसकी बहन सीमा अंदर से बाहर निकल कर आती है। सीमा बोलती है,
भैया फिर वही नींबू मिर्च, मुझे तो डर लग रहा है। लगता है किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है। पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं और हमारे घर में भी कुछ सही नहीं हो रहा। रवि घबराते हुए बोलता है। अरे भाई तुम घबराना मत बहन, मैं देखता हूँ कौन इतना मजाक कर रहा है हम लोगों के साथ। लेकिन उसे खुद भी एक डर दिल में बना हुआ था कि आखिर ये है कौन। वो हर रोज इसका सबूत ढूंढने की कोशिश करता पर उसे पता नहीं चलता था। पास बहुत से लोग रहते पर कोई भी इस विषय में कुछ नहीं कहते। रवि नींबू मिर्च हाथ में लेकर बाहर निकला। पड़ोसन मोहन की माँ ने उसे देखकर हैरान होते हुए बोला, बेटा इसे हाथ में क्यों लगाया हुआ है? इसे हाथ में नहीं उठाना चाहिए। तभी रवि उनसे बोलता है, क्यों आंटी, किसी ने रखा होगा यहाँ पे, मैं हटा देता हूँ, क्या ही चला जाएगा मेरा। तभी मोहन की माँ डरते हुए धीमी आवाज में बोलती है, कल रात तुम्हारे घर के पास एक औरत घूम रही थी। उसका चेहरा तो ठीक से मैं देख नहीं पाई पर उसके पांव उल्टे थे। शायद वो ही कर रही है ये सब। रवि का दिल धक से हो गया। रवि हकलाते हुए बोला, क्या पैर उल्टे? अरे अरे आंटी, कहीं वो भूत वगैरह तो नहीं थी? मोहन की माँ तभी बोलती है, हाँ बेटा, और वह कुछ बड़बड़ा भी रही थी। तोड़ दूंगी, काट दूंगी, नींबू मिर्च काम नहीं करेगी। अजीब अजीब सी बातें बड़बड़ाई जा रही थी और कुछ मंत्र से पढ़ रही थी। हवा अचानक और ठंडी महसूस होने लगी। रात होने लगी थी। घर में सभी को बेचैनी कि आखिर ये कर कौन रहा है। रवि और सीमा आपस में बैठकर बात कर रहे थे। तभी सीमा बोलती है, भैया मुझे लगता है घर में कोई है। जब से वह नींबू मिर्ची आया है ना, घर में अजीब अजीब सी कोनों में आवाजें आती रहती हैं। मुझे तो डर भी लगने लगा है। पता नहीं किसी ने हमारे घर पर कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया। रवि भी ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। तभी अचानक से ठक ठक की आवाजें आती हैं। छत से आवाज आई। रवि बोलता है, कोई बिल्ली होगी, इतनी फिक्र मत करो, हमें देखना होगा इसका इलाज की। नींबू मिर्ची रोज दरवाजे के बाहर पड़े रहता है, इसका क्या इलाज है? सीमा बोलती है, भैया बिल्ली कभी इतनी भारी आवाज थोड़ी करती है। तभी फिर से एक आवाज आती है। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। रवि धीमी आवाज में बोलता है, कौन है? कौन है यहाँ? हाँ, कौन है डराने की कोशिश कर रहा है? छत से एक हंसी गूंजती है, बहुत धीमी पर बिल्कुल साफ। सीमा और रवि डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करते हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। वो दोनों बुरी तरह से डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि घर में किसी बुरी शक्ति का साया है और अब उससे बच पाना नामुमकिन है। दोनों को फिर एक बात सूझती है। वो सोचते हैं कि क्यों ना एक तांत्रिक बाबा के पास जाया जाए, वो ही अब इन्हें इस काली शक्ति से बचा सकते हैं। वो दोनों एक तांत्रिक बाबा अग्निराज को अपने घर बुलाकर लाते हैं। बाबा आते ही घर की दहलीज पर पड़े नींबू मिर्च को देखता है। बाबा अग्निराज भारी आवाज में बोलता है, इसे जिसने फेंका है वह तुम्हें देखने आता है और वो तुम्हारे घर की बढ़ाई नहीं चाहता। लगता है कोई पुराना दुश्मन है। रवि तभी बोलता है, कौन बाबा? कौन है हमारा दुश्मन? हमारा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जिसने हमारे घर पर ऐसा काम किया हो। तभी बाबा गुस्से में बोलता है, यह किसी इंसानी की शरारत नहीं, यह किसी अदृश्य प्राणी का काम है। लगता है तुम्हारे घर पर उन्हें नींबू उड़ाकर सूधा है और वो अगर जल्द से जल्द ठीक ना किया गया तो तुम्हारे घर पर बहुत बड़ी समस्या होगी। उन्होंने नींबू उठाकर सूंघा। फिर वह बोलता है, यह किसी चुड़ैल का असर है और इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। अब तो देखना ही पड़ेगा। सीमा बोलती है, चुड़ैल? बाबा मैं किसी चुड़ैल के विषय में हम नहीं जानते। हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। कौन कर सकता है हमारे साथ ऐसा? वो बाबा फिर बोलते हैं, हाँ, वह तुम्हारे घर के आसपास घूम रही है। इन्हें बुलाने वाली कोई पुरानी
दुश्मनी है। लगता है तुमने किसी न किसी के साथ तो गलत किया ही है। रवि घबरा जाता है। दुश्मनी है? हमने तो कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया बाबा। हमारे घर में कभी भी किसी ने भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी का दिल दुखे। हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है बाबा? हमारी कृपया कर मदद करें, हमें बचाएं इस काली शक्ति से। बाबा नींबू मिर्च को एक तांत्रिक थाली में रखकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। वो कहता है कि मुझे एक क्रिया करनी होगी, तभी इस शक्ति का तुम्हारे घर पर से असर तोड़ा जा सकता है और उस क्रिया में मुझे बहुत सी चीजों की आवश्यकता हो। बाबा ने जैसे ही यह बताया कि इस घर पर चुड़ैल का साया है, सीमा और रवि दोनों बुरी तरह डर गए। बाबा ने उन्हें एक अनुष्ठान के बारे में बताया और बोला, डरो मत बच्चों, आज रात हम क्रिया करेंगे जिससे जिन्होंने तुम्हारे पर यह तंत्र मंत्र किया है उसके बारे में पता भी लग जाएगा और मैं उसको अपने साथ बांध कर ले जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो। इन सबको सुनकर रवि और सीमा को पूरा विश्वास हो गया था कि अब उन्हें इस मुसीबत से कोई बचा सकता है तो वो बाबा अग्निराज ही हैं। बाबा ने क्रिया के लिए नींबू मिर्च बहुत से सामग्री को मंगवाया और रात का समय दिया 12 बजे का, जिस समय उन्हें ये क्रिया करनी थी। जैसे ही बाबा ने तांत्रिक थाली में रखकर मंत्र पढ़ने शुरू किए, नींबू अपने आप काला पड़ने लगा और फिर बाबा उसके ऊपर क्रिया करने लगा, फट फट फट, और ऐसे कर मंत्रों का बहुत ज़्यादा उच्चारण करने लगा और सीमा तभी डर के मारे चीख पड़ती है। सीमा बहुत ज़्यादा डर जाती है और रवि भी यह सब देखकर बुरी तरह डर जाता है। सीमा अपने भाई रवि से बोलती है, भैया नींबू कैसे फट सकता है आखिर? ये सब क्या संकेत है? मैंने तो ये सब कभी पहले नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। तभी वो बाबा बोलता है, बेटी यह संकेत है कि वह चुड़ैल बहुत पास है और वो बहुत शक्तिशाली है। जिसने भी तुम्हारे पर यह तंत्र किया है उसने छोटी मोटी सिद्धि से नहीं किया, बहुत बड़ी शक्ति से किया है। उसी समय कमरे की खिड़की अपने आप खुलने और बंद होने लग जाती है। तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। आसमान में एकदम से बारिश का मौसम बन जाता है और तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं। मिर्चियां उड़कर छत से चिपक जाती हैं। जो भी तंत्र क्रिया बाबा कर रहे थे वो सब ऐसा लगता है जैसे उल्टी पड़ने लग जाती है। रवि बाबा से बोलता है, ये क्या हो रहा है बाबा? यहाँ बाबा हमें बचाइए बाबा, ये क्या हो रहा है? तभी वो बाबा चौंक पड़ता है। वो बोलता है, यह मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। यह बहुत शक्तिशाली है, इसे आसानी से काबू में नहीं पाया जा सकता। इसके लिए मुझे बहुत तगड़ी तंत्र करना पड़ेगा। कमरे की दीवारों पर काली परछाइयां उभरने लगती हैं, जैसे काले साए उस कमरे में अपने आप आने लगे। दीवारें काली पड़ने लगती हैं और उस पर धीरे से एक भयानक चेहरा उभरता है जो उनकी ओर घूर रहा होता है। वो परछाई फुसफुसाहट में बोलने लगती है, तुम मुझसे नींबू मिर्च से नहीं बच पाओगे। मैं लौटूंगी आज रात और ले जाऊंगी सबको। माँ बुरी तरह से रोने लग जाती है और अपने भाई रवि के पीछे छुप जाती है। सीमा बोलती है, भैया ये हमें क्यों परेशान कर रही है? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? तभी रवि बोलता है, बहन मेरे को नहीं पता, अब ये जो करेंगे बाबा ही करेंगे। बाबा इसे कैसे भी करके रोकिए, जल्दी रोकिए बाबा। तभी वो बाबा गंभीर आवाज में बोलता है, इसके पीछे कोई बहुत पुराना राज है जो तुम दोनों को बताना होगा। यह शुरू कहाँ से हुआ था और खत्म कहाँ से हुआ था, मुझे सब चीज के बारे में बताओ। तभी हवा में आवाज गूंजती है, आज रात सब पता चलेगा, सब चीज। आज हर चीज पे से पर्दा उठेगा। तभी वो चुड़ैल बहुत गंभीर और दुख भरी आवाज में बोलती है, मैं आज सारा राज बताऊंगी। क्या किया था इनके खानदान ने मेरे साथ और किस तरह से मुझे चुड़ैल बनने पे मजबूर किया गया। वो बाबा भी देखने लगता है। आखिर क्या राज था उस चुड़ैल का, ये जानने के लिए आपको नींबू मिर्च पार्ट 2 देखना होगा। Guys, do like, share and subscribe this channel and please promote our channel.